नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 28 फरवरी के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। तो देख लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित फसलों पर विचार करें। और यहाँ पर आपको 4 फसलों के नाम दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी रबी फसलें हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है रबी की फसलों के बारे में। अगर आप देखोगे तो जो गेहूं है वो क्या है, प्रमुख रबी की फसल है। यानी कि यहाँ पर जहां पर भी ऑप्शन नंबर 4 नहीं है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो गया, बी हो गया, या तो आंसर सी होगा या फिर क्या होगा, डी। अगर आप देखो तो जो चावल है आप सभी जानते होंगे कि वो क्या है, प्रमुख खरीफ फसल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर हम प्रमुख खरीफ फसलों की बात करें तो चावल, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, मक्का, सोयाबीन, गन्ना ये क्या है, इसमें आती है। कपास भी इसमें आता है। यानी कि जो चावल है वो क्या है, खरीफ फसल है। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जहां पर है वो भी इसको क्या कर देंगे हम लोग, एलिमिनेट। यानी कि डी यहाँ पर क्या हो जा रहा है, एलिमिनेट। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है उसका आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 और 4। 2 क्या है, सरसों। आप सभी देख सकते हैं कि सरसों जो है वो प्रमुख रबी फसलों में आती है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो खरीफ और रबी की फसलों के बारे में, उनमें क्या डिफरेंसेस है, बुआई कब होती है, कटाई कब होती है, ये आपको जानकारी होना चाहिए। काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है यूपीएससी में इससे पूछे जा चुके हैं पहले भी और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। अगर हम न्यूज़ की बात करें तो इससे जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ इकोनॉमिक्स टाइम्स में आया। और न्यूज़ क्या है कि वियतनाम इंपोर्ट्स हस्क ब्राउन राइस फ्रॉम इंडिया फॉर री एक्सपोर्ट। तो यहाँ पर जो न्यूज़ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि वियतनाम के द्वारा भारत से भारी मात्रा में जो हस्क ब्राउन राइस है उसको क्या किया जा रहा है, उसका इंपोर्ट किया जा रहा है। और यहाँ पर जो है फर्स्ट टाइम इन ए ईयर, फर्स्ट टाइम उन्होंने क्या किया है, भारत से हस्क ब्राउन राइस का वो क्या कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि वो इनको रिफाइंड करके व्हाइट राइस में बदल रहे हैं और इस व्हाइट राइस को फिर वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो ग्लोबल डिमांड है उसको पूरा करने के लिए वियतनाम ने ये स्ट्रेटजी अपनाई है। आपको ध्यान में रखना है कि भारत के द्वारा 2023 में क्या किया गया था, जो व्हाइट राइस है यानी कि जो रिफाइंड राइस होता है उसके निर्यात में रोक लगा दी गई थी। इसके कारण जो है कहीं ना कहीं वियतनाम के पास काफ़ी सारा ऑर्डर है और वियतनाम इसको पूरा करने के लिए क्या कर रहा है, भारत से ब्राउन राइस खरीद करके उसको रिफाइन करके व्हाइट राइस में क्या कर रहा है, बदल करके बेच रहा है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है न्यूज़ है, इसको आप लोग जरूर क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और पूछा जा रहा है कि इन 2 कथनों में से कौन सा कथन सही है। देख लेते हैं पहले कथन को। पहला कथन क्या है, कोमोडो या फिर बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो सेशेल्स की नौसेना द्वारा एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है। तो यहाँ पर बात हो रही है बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो की। तो आपको ध्यान में रखना है ये जो मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज कोमोडो है वो जो है इंडोनेशियन नेवी के द्वारा क्या किया जाता है, किया जाने वाला एक्सरसाइज है। यानी कि यहाँ पर जो पहला कथन है वो क्या हो जाता है, गलत। तो पहला कथन गलत है, यानी कि ए भी एलिमिनेट हो गया, सी भी एलिमिनेट हो गया, या तो आंसर बी होगा या फिर क्या होगा, डी। देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन क्या है, चक्रवात अभ्यास में भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, अर्धसैनिक बलों के साथ साथ कई आपदा प्रतिक्रिया संगठनों और गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी शामिल है। तो यहाँ पर बात हो रही है चक्रवात अभ्यास की। अगर हम देखें तो ये रहा चक्रवात अभ्यास के बारे में एक इन्फोग्राफिक्स। तो आप देखोगे जो चक्रवात अभ्यास है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता आपदा राहत अभ्यास। और इस अभ्यास में जितने भी हितधारक हैं, चाहे वो सेना के तीनों अंग हों या फिर आप देखोगे अर्धसैनिक बल हैं, इसके अलावा जो आपदा प्रतिक्रिया संगठन हैं, इसके अलावा जो गैर सरकारी संगठन हैं, शैक्षणिक संगठन हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उनकी भी भागीदारी क्या की जाती है, सुनिश्चित की जाती है। तो यहाँ पर इसके आधार पर अगर देखा जाए तो ये जो कथन है वो क्या है, सही है। यानी कि डी भी यहाँ पर क्या हो गया, एलिमिनेट। आंसर क्या होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर दूसरा कथन क्या है, सही है।
तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था चक्रवात अभ्यास। अगर हम न्यूज़ की बात करें तो इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज़ द हिंदू में आया है, मिलन 2024 का समापन हो चुका है यहाँ पर, और आईएनएस विक्रांत पर इसका क्या किया गया, समापन किया गया। इस न्यूज़ को भी आप लोग एक बार क्या करेंगे, जरूर रिवाइज कर लेंगे। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और यहाँ पर भी आपको 2 कथन दिया गया है, पूछा जा रहा है इन कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन क्या है, भारत का पहला 99.99% शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र पश्चिम बंगाल में ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा चालू किया गया था। तो भारत का पहला जो है शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहा जा रहा है इसमें कि पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया था, किसके द्वारा, OIL के द्वारा। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो ऑयल इंडिया लिमिटेड है उसने असम के जोरहाट में, याद रखिएगा, असम के जोरहाट में जो है भारत का पहला 99.99% शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट शुरू किया था, जिसकी क्षमता क्या थी, 10 किलोग्राम प्रतिदिन। तो याद रखिएगा जो स्टेट है वो क्या है, असम है, ना कि क्या है, पश्चिम बंगाल। यानी कि ये कथन क्या हो जाता है आपका, गलत। तो पहला कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो गया, सी एलिमिनेट हो गया। देख लेते हैं दूसरा कथन क्या है कि इलेक्ट्रोलाइसिस के माध्यम से परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न हाइड्रोजन को गुलाबी हाइड्रोजन कहा जाता है। देखिए यहाँ पर जो इन्फोग्राफिक्स मैंने आपको दिया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप याद रखिएगा कि जो हाइड्रोजन का हम लोग निर्माण करते हैं अलग अलग प्रोसेस से, और जो ऊर्जा के स्रोत का हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, उसके कारण इनको अलग अलग नामों से हम लोग जानते हैं। जैसे आप देखोगे ग्रीन हाइड्रोजन, तो यहाँ पर जो प्रोसेस है वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस। लेकिन इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए जो हम लोग बिजली का उत्पादन और या फिर प्रयोग करते हैं वो कहाँ से आता है, तो सोर्स क्या है, रिन्यूएबल एनर्जीज। उसी तरीके से आप देखोगे पिंक हाइड्रोजन, तो पिंक हाइड्रोजन में भी जो प्रोसेस यूज होता है वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस। लेकिन यहाँ पर जो ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो यहाँ पर यह कहा गया कि जो न्यूक्लियर एनर्जी से जो ऊर्जा का उत्पादन होता है वो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन के निर्माण में उसका उपयोग करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिंक हाइड्रोजन। तो यहाँ पर इसको आप लोग जरूर अपने पास रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। और इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो दूसरा कथन है वो क्या है, बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो गया इसका भी, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। अगर हम इससे जुड़े हुए न्यूज को देखें तो द हिंदू में इसको लेकर के एक न्यूज आया, PM to इनॉग्रेट हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी टुडे। तो याद रखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि जो फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप एंड बिल्ड हाइड्रोजन फ्यूल से फेरी का जो है यहाँ पर क्या किया जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इनॉग्रेशन किया जा रहा है। और इस वेसल को जो है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा क्या किया गया है, बनाया गया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां क्या कीजिएगा, इसको एक बार आप लोग ओवरव्यू या फिर रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है। और यहाँ पर आपको देखोगे तो 4 जनजातियों के नाम दिए गए हैं। तो अगर हम देखें तो 2011 का जो सेंसस हुआ था और उसमें ये पता चला कि अंडमान निकोबार में कौन कौन सी जनजातियां रहती हैं और उनकी संख्या, उसके बारे में एक डेटा आया और वो डेटा आपके सामने है। अगर हम ट्राइब्स की बात करें तो आप देख सकते हो कि अंडमान निकोबार में रहने वाले ट्राइबल्स का जो है यहाँ पर नाम दिया गया है। और आप देखोगे तो यहाँ पर हो गया ये बलावा जो ट्राइब्स है वो कहाँ रहते हैं, अंडमान और निकोबार में। तो जितने भी इंपॉर्टेंट जो ट्राइब्स हैं जो अंडमान निकोबार में रहते हैं सभी का यहाँ पर नाम दिया हुआ है और उनकी जनसंख्या भी यहाँ पर दी गई है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये डेटा है, इसको अपने पास जरूर आपको रखना है। अभी 21 वाला सेंसस नहीं हुआ है तब तक के लिए तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है उसका आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी यानी कि बलावा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। और इसके साथ साथ आपको ध्यान में रखना है कि जो ये इन्फोग्राफिक्स है वो भी आपको अपने पास रखना है। अगर हम न्यूज़ की बात करें तो न्यूज़ क्या है, द हिंदू में इसका जिक्र हुआ इस न्यूज़ का। और न्यूज़ क्या है कि जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बॉटनिक गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट टू सेटअप बायो रिपोजिटरी फॉर अंडमान फ्लोरा। तो कहा जा रहा है कि जो वहाँ पर जो वनस्पतियाँ पाई जाती हैं अंडमान में
उनका एक तरीके से डिपोजिटरी का मतलब क्या होता है, जहां पर आप उन चीज़ों को रखते हैं संभाल करके, तो उसको बनाया जा रहा है किसके द्वारा, तो जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बॉटनी गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी न्यूज़ है, इसको एक बार देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो कि 2019 में पूछा गया। और क्वेश्चन क्या है, सेवा क्षेत्र उपागम किसके दायरे में लागू किया गया था। और यहाँ पर आपको 4 जो है ऑप्शन दिए गए हैं। अगर हम बात करते हैं सेवा क्षेत्र उपागम की, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में सर्विस एरिया अप्रोच। ये जो प्रोग्राम है ना सर्विस एरिया अप्रोच, इस स्कीम को लॉन्च किया था आरबीआई ने 1989 में। और इसका मकसद क्या था कि जो रूरल एरिया है उसका क्या किया जाए, डेवलपमेंट किया जाए। तो इसके अंदर आरबीआई ने ये कहा था कि जो जितने भी बैंकों के ब्रांचेज हैं जो कि क्या है रूरल एरिया में है या फिर सेमी अर्बन एरिया में है, उनको क्या किया जाएगा, कुछ स्पेसिफिक विलेज या फिर कोई जो स्पेसिफिक विलेज जो कि डिफिकल्ट एरियाज में है, उनको क्या किया जाएगा, एलोकेट किया जाएगा उन ब्रांचेस को। और वो ब्रांचेस क्या करेंगे, उस गांव का जो भी फाइनेंशियल जरूरतें होगा उसको क्या करेंगे, पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो जो क्रेडिट नीड्स है डेवलपमेंट के लिए उसको पूरा करने का वो क्या करेगा, प्रयास करेगा। तो ये जो है प्रोग्राम, इसी को बोला गया सर्विस एरिया अप्रोच। अब यहाँ पर क्या होगा कि इसके आधार पर अगर देखा जाए तो आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, लीड बैंक योजना, है ना, लीड बैंक योजना। तो इसको भी आप लोग जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं आज के तथ्य को। आज का तथ्य क्या है, लोकपाल। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया। फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज एम खानवेलकर इज लोकपाल चेयरपर्सन। तो आप सभी जानते हैं लोकपाल के बारे में। तो लोकपाल में क्या होते हैं, एक उसके अध्यक्ष होते हैं और यहाँ पर सरकार के द्वारा लोकपाल के अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। तो जो फॉर्मर यानी कि रिटायर्ड जज हैं सुप्रीम कोर्ट के एम खानवेलकर, उनको क्या बनाया गया है, लोकपाल बनाया गया है। न्यूज़ इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि 27 मई 2022 जब से जो है वहाँ पर पिनाकी चंद्र घोष जो उस समय क्या थे, लोकपाल के अध्यक्ष थे, उनका कार्यकाल पूरा हुआ, उसके बाद से ये पोस्ट क्या था, खाली था। और यहाँ पर जस्टिस प्रदीप कुमार जो क्या थे, जो कि एक जुडिशियल मेंबर हैं, उनके द्वारा जो है इस पद को चलाया जा रहा था। तो अभी जाकर के सरकार ने क्या किया है, लोकपाल के अध्यक्ष की यहाँ पर नियुक्ति की है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, ये न्यूज़ इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सभी जानते हैं, अगर हम देखें लोकपाल की बात करें तो लोकपाल एक बहुसदस्यीय निकाय, आप सभी जानते हैं। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं, इसके अलावा 8 जो है अन्य सदस्य भी हो सकते हैं, जिसमें से आपको ध्यान रखना है कि 50% क्या होते हैं, न्यायिक सदस्य यानी कि जुडिशियल मेंबर, और जो 50% होते हैं वो क्या होते हैं, गैर न्यायिक यानी कि नॉन जुडिशियल मेंबर। तो अभी फिलहाल लोकपाल में कौन से जुडिशियल मेंबर हैं, कौन नॉन जुडिशियल मेंबर हैं, उन सभी के नाम भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो एक बार जरूर अपने पास लिख के रख लीजिएगा, पता होना चाहिए आपको। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको ध्यान में रखनी है। थोड़ा सा एक बार लोकपाल का जो स्ट्रक्चर है वो मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है, रिवाइज करा दिया है, उसको आप लोग जरूर देख लेंगे। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो लोकपाल में सदस्य होते हैं उनमें जो 50% सदस्य हैं वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, अल्पसंख्यक या फिर महिलाओं में से होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बार बार एग्जाम में इसको रिपीट किया जाता है। तो ये थे आपके 5 क्वेश्चन और आज का तथ्य। इसको सबको जरूर जाके आप रिवाइज करेंगे। जो न्यूज़ है उसको भी एक बार देख लीजिएगा, काफ़ी कम टाइम लगेगा आपको इसको रिवाइज करने में। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को आज का ये डेली क्विज का सत्र पसंद आया होगा। अगर आपको ये सत्र पसंद आए तो आप जरूर इसको लाइक करें, अपने कमेंट हमें दें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो आप जरूर इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा लाए गए जो भी प्रोग्राम है वो आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो मिलते हैं अगले सत्र में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।